हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यू हिंद अकेडमी में। तो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम भौतिक विज्ञान करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे हम, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब समय हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है कि हम डिटेल में चीज़ों को समझें। इसलिए हम चीज़ों को इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है ना, वो पॉइंट वाइज ही समझेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा निपटाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम एक मतलब सेटिस्फैक्शन के साथ एग्ज़ाम देने जाएं। तो देखिए, हमारे जो इस टाइम पॉइंट हैं, हम बहुत सारे पॉइंट करेंगे आज। कुछ पॉइंट ये हैं, धीरे धीरे मैं जब इनको साफ कर लूँगा फिर और पॉइंट को करवाएंगे हम आपको, ठीक है। तो देखिए आप पॉइंटों को। तो पहला जो पॉइंट है उस पर गौर कीजिए। डायोड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो डायोड का इस्तेमाल जो किया जाता है, इसका सही आंसर होगा आपका परिशोधन के लिए। डायोड का इस्तेमाल होता है हमारा परिशोधन के लिए, ठीक है ना। डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है। अब दूसरा देखिए पॉइंट, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है, तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? जब कार की गति को हम दोगुनी कर देते हैं, तो उस कार को उसी जगह पर रोकने के लिए हमें ब्रेक पर कितना बल लगाना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा कि ब्रेक पर हमें चौगुनी बल से काम करना पड़ेगा, तब कार हमारी उसी जगह पर रुकेगी, अगर हम कार की गति को दोगुना कर देते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान होता है? किसका विमीय सूत्र होता है? आवेग के सूत्र के समान। तो संवेग और आवेग का विमीय सूत्र एक समान होता है, ठीक है ना। संवेग का और आवेग का विमीय सूत्र एक समान होता है। देखिए, संवेग और आवेग हम विमा निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों की एक जैसी आती है कि नहीं। तो ये आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का जो आपका सूत्र होता है वो देखिए, वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ये द्रव्यमान है, ठीक। और आवेग का क्या होता है? आवेग का होता है आपका बल इंटू समय, बल इंटू समय, ठीक। अब देखिए, द्रव्यमान क्या है ना, कि हमेशा देखिए लंबाई की विमा हमेशा हम एल लिखते हैं, और ये लंबाई को हम यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। समय, ये समय है, ठीक। समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड। इसको हम, इसकी विमा जो लिखते हैं, हम विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसकी विमा हम टी लिखते हैं, ठीक है ना। और जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। इसकी विमा क्या होती है? एम, ठीक। बस इतनी चीज़ आप जान गए हो, अब आपको ये चीज़ें बन जाएंगी, ठीक। तो देखिए, द्रव्यमान की विमा क्या होती है आपकी? एम। यूनिट क्या होती है द्रव्यमान की? किलोग्राम। वेग की जो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, किलोग्राम की विमा एम, मीटर की विमा एल, समय की विमा टी। तो इनको जब हम एक साथ लिखेंगे तो लिखने का क्रम जो होता है ना, एम पहले, फिर एल, फिर टी लिखा जाता है, ठीक। ये क्रम है लिखने का, और अदर चीज़ें इसके बाद लिखिए आप, जो चीज़ें हैं। तो देखिए, एम एल टी, जब टी ऊपर जाएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? माइनस की पावर 1। तो इसकी तो विमा आ गई आपके संवेग की विमा एम एल टी माइनस 1। अब आवेग की देखते हैं, यही आती है कि नहीं। तो आवेग बल, देखो बल की यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है, वो होती है न्यूटन। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए, आवेग का आपने सूत्र एक पढ़ा होगा, एफ मतलब बल, सॉरी आवेग नहीं, बल का आपने सूत्र पढ़ा होगा, एफ बराबर एम ए। एम जो होता है ये होता है किलोग्राम, ए जो होता है ना, एम मतलब द्रव्यमान होता है, मास। एम होता है आपका द्रव्यमान, ये जो होता है ना, ये त्वरण होता है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान की इकाई क्या होगी? किलोग्राम। त्वरण की इकाई क्या होगी यहाँ पर? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की यही यूनिट होती है, ठीक। और ये जो समय दिया है ना आपका, बल इंटू समय, तो चलो समय पूरा लिख दिया मैंने, ठीक। बल इंटू समय, समय की आप इकाई जानते हो क्या होती है? समय की सेकंड। तो अब इसको हम विमीय रूप में रखेंगे, तो किलोग्राम को क्या लिखते हैं? एम, किलोग्राम की विमा। मीटर की विमा क्या हो गई? एल। यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, सेकंड ऊपर है, नीचे सेकंड स्क्वायर है, तो ये एक से एक कट जाएगा, तो अब नीचे कितना बचा? सेकंड, एक। तो सेकंड की विमा टी। अब इसको हम एक साथ लिखेंगे जब, एम एल टी माइनस 1, ये आपकी मीटर की एल है, ठीक है ना। देखिए, दोनों की एक जैसे आई है विमा, ठीक है ना। ज्ञात हमने किए हैं, तो पता चल चुका है कि दोनों की विमीय सूत्र एक समान होते हैं। संवेग के और आवेग के विमीय सूत्र एक समान होते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए,
एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 2 गुना है तो वह तारा कौन सा होगा। आपका जब भी सूर्य के द्रव्यमान से अगर कोई तारा है 2 गुना है, द्रव्यमान से ज़्यादा है, किसी तारे का द्रव्यमान, किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा है तो वो आपका तारा न्यूट्रॉन तारा होगा, वो आपका न्यूट्रॉन तारा होगा, वो आपका न्यूट्रॉन तारा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने पलायन वेग की आवश्यकता होती है। तो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए हमेशा आपको कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट देखिए, इस पॉइंट को आप ऐसे ही रख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, क्या पॉइंट देखिए, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो सूर्य हमारे पीछे होता, जो ये सूर्य है ना वो हमारे पीछे होता और वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है, वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कभी भी पूछ दिया जाएगा। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो वर्षा की बूंदें हमारे कहाँ होती हैं, पीछे, सामने, मतलब या दिखाई नहीं देती हैं, कहाँ होती है। तो आपको सामने या सूर्य पूछ दिया जाएगा कहाँ होता है। ठीक, तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आए। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट और भी करते हैं। देखिए तो अब हम कुछ और पॉइंटों को भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पॉइंट क्या है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है, ये होता है आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण रंगों का विभाजन होता है, प्रकाश के विभिन्न रंगों का। अब नेक्स्ट देखिए, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग कितना होता है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है सूर्य के वेग के बराबर, सूर्य के प्रकाश के वेग के बराबर। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश के वेग के बराबर या सूर्य के वेग के बराबर या प्रकाश के बराबर। ठीक, कुछ भी आप ऑप्शन में देखो उसको टिक मार देना। ठीक, सूर्य के प्रकाश के वेग के बराबर ये लिख लीजिए। तो अब इसमें से जो भी दिख जाए आपको कट पिट करके। अब नेक्स्ट देखिए, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है, ये होता है आपका नाभिकीय संलयन के कारण से सृजन होता रहता है। सूर्य में ऊर्जा का सृजन नाभिकीय संलयन के कारण से लगातार होता रहता है, नाभिकीय संलयन के कारण से। ठीक है ना, अब आप नेक्स्ट देखिए, गामा किरणों से क्या होता है। गामा किरणों से जीन म्यूटेशन होता है, गामा किरणों से जीन म्यूटेशन होता है, गामा किरणों से जीन म्यूटेशन होता है। अब नेक्स्ट देखिए, निमज्जित वस्तु, मतलब जो जल के अंदर की वस्तुएं होते हैं उनको हम निमज्जित वस्तु कहते हैं। इस तरह से भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है। तो निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, हम सोनार का प्रयोग जल के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वायु की आर्द्रता मापते हैं हम। वायु की आर्द्रता हम किससे मापते हैं, तो ये हम मापते हैं आपके हाइग्रोमीटर से। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आपेक्षित घनत्व को किससे मापते हैं, आपेक्षित घनत्व को आप हाइड्रोमीटर से मापते हैं। दोनों अलग अलग हैं, इसमें गा है हाइग्रो, इसमें डा है ड्रा, और इसको हम पिक्नोमीटर से भी मापते हैं, पिक्नोमीटर से भी हम इसको मापते हैं। अब दाब को किससे मापते हैं, तो दाब को हम मापते हैं आइसोबार से, दाब को हम आइसोबार से मापते हैं। सूर्य प्रकाश को हम किससे मापते हैं, आइसोएल से मापते हैं हम सूर्य प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को हम आइसोएल से मापते हैं। तापमान को हम किससे मापते हैं, तापमान को हम आइसोथर्म से मापते हैं, आइसोथर्म से मापते हैं तापमान को, तापमान को हम आइसोथर्म से मापते हैं। ध्वनि स्तर का माप किससे मापा जाता है, ध्वनि को किससे मापते हैं, किसी भी तरह से पूछा जाए तो ध्वनि स्तर का माप हम डेसिबल से करते हैं, डेसिबल की सहायता से हम ध्वनि को मापते हैं। ध्वनि धीमी तेज जो भी, ठीक है ना, समझ गए हो गया। जलयान की गति को मापते हैं किससे, तो जलयान की गति को मापने के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट, ठीक है ना, नॉट इंग्लिश में ऐसा
नॉट का प्रयोग करते हैं हम जलयान की गति को मापने के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, जब वायुमंडल का तापमान अचानक गिर जाए तो क्या होता है। अगर वायुमंडल का तापमान अचानक गिरता है तो तूफान आएगा, तो तूफान आने की संभावना रहती है। ठीक, लेकिन अगर धीरे धीरे गिरे तब क्या होगा। अगर धीरे धीरे गिरता है ना, अगर धीरे धीरे गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहती है कि आंधी आएगी, यही पता चलता है अगर धीरे धीरे गिरता है। ठीक, अगर धीरे धीरे ऊपर उठे तो अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो आसमान साफ होएगा, आसमान साफ रहेगा। ठीक, आसमान साफ होने की संभावना रहती है अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है। अगर अचानक नीचे गिरता है तो तूफान आएगा, अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो आंधी आएगी। ठीक है ना, तूफान के साथ बारिश भी आएगी। ठीक है ना, तूफान में सब आंधी बारिश दोनों एक साथ आ जाती हैं। ठीक, और अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो आसमान साफ होने की संभावना बढ़ती है। अब नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था, नोल और रुस्का ने किया था। ठीक, अब इसी तरीके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की थी, ये नील्स बोर ने की थी। मैंने इन दोनों पॉइंट को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इन वैज्ञानिकों के नाम कुछ थोड़ी बहुत मतलब याद करने में आसानी रहेगी। नोल रुस्का नील्स बोर, नोल रुस्का नील्स बोर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नील्स बोर ने की थी। तो अब हम और पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक, जब तक मैं इसको साफ करता हूँ। देखिए, हम इन पॉइंट को भी एक बार कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला पॉइंट, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं। तो धूप के चश्मे के लिए हम फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। तो धूप के चश्मे के लिए हम किस कांच का प्रयोग करते हैं, उस कांच का नाम है फ्लिंट। इस कांच का प्रयोग करते हैं हम फ्लिंट कांच का, जिस कांच का प्रयोग करते हैं उसका नाम है फ्लिंट कांच। अब नेक्स्ट देखिए, मेघाच्छत्र रात की अपेक्षा, मेघाच्छत्र मतलब होता है मेघ वाली रातें, जब मतलब बादल हुआ करते हैं रात के टाइम पर, जब बादल हो उस रात की बात हो रही है। तो मतलब बादलों वाली रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी किस कारण होती है। तो निर्मल रात अधिक ठंडी किस कारण होती है, ये विकिरण के कारण होती है। विकिरण की वजह से विकिरण प्रक्रिया होती है, जिस कारण होती है उसका नाम है विकिरण। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखिए, आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है। तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अब नेक्स्ट देखिए, तारों की टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारों की टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना, अपवर्तन की वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स कार्य करता है हमारा पूर्वांतरिक परावर्तन पर। पूर्वांतरिक परावर्तन पर हमारा फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। नेक्स्ट देखिए, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। जल का तालाब है जो, वो हमें अपवर्तन की वजह से कम गहरा दिखाई देता है। अब पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है। तो पीले रंग का जो पूरक रंग है वो है आपका नीला। पीले रंग का पूरक रंग आपका नीला है। ठीक है ना, इसको समझने के लिए ऐसे, जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, पीले पीले कलर के हो जाते हैं, तो हम नील का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो पीले रंग का पूरक रंग नीला है। अब नेक्स्ट देखिए, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग क्यों करते हैं। हम नील का प्रयोग करते हैं सही वर्ण संयोजन के वजह से, सही वर्ण संयोजन के कारण। सही वर्ण संयोजन के कारण हम नील का प्रयोग करते हैं कपड़ों को धोते समय। ठीक, तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है ना, अगर आप नए हो इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको कोई परेशानी हुई हो समझने में तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर।